ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों के फाइनल ईयर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब पिछली क्लासेस में शायद ऐसा ना होता हो, और ऐसा होता भी नहीं है कि वहाँ पे परसेंटेजेस आती हों या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमनली ये वाले क्वेश्चन आते हों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज। लेकिन आपका ऑप्स का पेपर, आपका मेडिसिन का पेपर और आपका सर्जरी का पेपर जो होता है वो भरा होता है ऐसे क्वेश्चन से कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होनी चाहिए, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, लीस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर है पेरिटोनियम, ओमेंटम एंड मिजेंट्री पे, अपर जीआईटी से रिलेटेड, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को हैंडी पॉइंट्स लिखवाऊंगा कि मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन चीजें क्या क्या हैं। सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइटिंग देम डाउन। और ओके, so please take out your pens and pages and so that we can start together. सबसे पहले बच्चे important बात, handy point कि which one of the following is the largest cavity of your body, whether it is pericardial, pleural या peritoneal. So largest cavity of your body is peritoneal cavity. ठीक है, और आपने ये याद रखना कि पेरिटोनियल कैविटी का जो एरिया होता है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर स्क्वायर होता है, जितना अप्रोक्सीमेटली आपकी टोटल स्किन का एरिया होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका पहला हैंडी पॉइंट। नंबर 2 पे बच्चे आपको ये पता होना चाहिए। मैं अच्छा एक बात और बता दूं कि मैं अपने लेक्चर को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। एक में मैं आप लोगों को हैंडी पॉइंट्स बताऊंगा, दूसरे के अंदर हम लोग इमेज और कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इमेजेस को स्टडी करेंगे बेले से और कुछ और बुक से, और थर्ड नंबर पे बच्चे मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताऊंगा। तो अभी हम लोग का सेगमेंट 1 चल रहा है। दूसरा हैंडी पॉइंट बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस क्या होता है। और बेसिकली अगर मैं ज्यादा इसको स्पेसिफाई करूं तो आई एम आस्किंग अबाउट बैक्टीरियल कॉज। तो नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन, अच्छा पहले हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन जो आपका ओवरऑल बैक्टीरियम है दैट इज योर इकोलाई, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर पे बच्चे अगर आप आए तो ग्राम नेगेटिव ही आता है जिसका नाम है क्लबसिएला न्यूमोनिया है। तो ये आपका एक एमसीक्यू आ सकता है और इवन आ भी चुका है काफी सारे सेंडअप्स के अंदर कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस क्या है। थर्ड पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजेंटेरिक एडेनाइटिस क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजेंटेरिक एडेनाइटिस। अब आपने ये वाली बात याद रखनी है कि इसमें भी मैं बेसिकली एक बैक्टीरियम की जो कॉज है वो ही पूछ रहा हूँ कि बैक्टीरिया ऐसा कौन सा है जो कि ये कॉज करवाता है। सो जस्ट रिमेंबर कि इसके अंदर आपका आएगा यर्सिनिया एंटीरोकोलिटिका। ठीक है, यर्सिनिया एंटीरोकोलिटिका। अभी तक बच्चों आप लोगों को याद होगा कि थर्ड ईयर के अंदर आपने यर्सिनिया की 3 स्पीशीज पढ़ी थी। एक थी यर्सिनिया पेस्टिस जो कि प्लैग करवाती है, दूसरी थी यर्सिनिया एंटीरोकोलिटिका और तीसरी थी यर्सिनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस। और ये दोनों जो होती हैं ये माइनर बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़े थे। तो यर्सिनिया एंटीरोकोलिटिका वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज है मीजेंटेरिक एडेनाइटिस की। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करता चलूं कि बच्चों के अंदर मीजेंटेरिक एडेनाइटिस जो होता है वो ज्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू एडल्ट। उसके बाद बच्चे आपका जो चौथा हैंडी पॉइंट है दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजेंटेरिक इस्कीमिया। कि मीजेंटेरिक इस्कीमिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज बेसिकली क्या है। तो आपने याद रखना है कि थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना जो होते हैं, जैसे आप ऑप्शन दी जा सकती हैं इसके अंदर कि पॉलीसाइथेमिया किसी बंदे को या किसी और वजह से हाइपर विस्कोसिटी लाइक हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया है, या फिर उसको फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हुआ है वेसल का। तो इस तरह के ऑप्शंस के अंदर आपने हमेशा थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना को चूज करना है, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ मीजेंटेरिक इस्कीमिया। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें, एक सेकंड, नेक्स्ट जो आपका हैंडी पॉइंट है दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बिलियरी पेरिटोनाइटिस। ऐसी कौन सी कॉज है जो कि बिलियरी पेरिटोनाइटिस की वजह बनती है। और आप लोग ये याद रखें कि बिलियरी पेरिटोनाइटिस जो होता है वो इतना कॉमन कंडीशन नहीं है, इतनी कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं होती इसकी, लेकिन खास तौर पे वो पेशेंट्स जो कि कोलिसिस्टाइटिस के होते हैं, और कोलिसिस्टाइटिस में भी बच्चे वो जिनके लिए आप ये कहें कि जिनकी प्रेजेंटेशन जो है मतलब डॉक्टर सही तरह से, बेसिकली इसके अंदर आइट्रोजेनिक रोल ज्यादा है कि अगर एक डॉक्टर वक्त पे परसीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग कंजर्वेटिव देते हैं, मेडिसिन बेस देते हैं। अगर वो रिलीव नहीं हो रहा
और पेशेंट या तो रिपोर्ट नहीं कर पाता वक्त पे, या कोई आपके अपने पॉलीमॉर्फिज्म्स है, पेशेंट की अपनी कुछ ससेप्टेबिलिटी ऐसी है, तो कोलिसिस्टाइटिस जो होता है, acute cholecystitis, that can present as biliary peritonitis by the rupture of gallbladder. उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एक्सेस क्या है। ये बहुत कॉमन एमसीक्यू है बच्चे, आ जाता होता है, इसके अंदर आपको डिफरेंट साइट्स दी होती हैं कि कौन कौन सी है। मैं आप लोगों को जैसे एक दफा अगर और बता दूं कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या आती हैं, तो सबसे पहली बच्चे जो आपको ऑप्शन आ सकती है दैट इज सबफ्रेनिक स्पेस, पैराकोलिक गटर्स, राइट आइलिक फोसा या पेल्विक। तो आपने याद रखना है कि पेल्विक इंट्रापेरिटोनियल एक्सेसेस बहुत कॉमन होती हैं, ये बहुत कॉमन इंट्रापेरिटोनियल एक्सेस की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर मैं आपको एक और ऑप्शन दूं, ये मैं आपको है एमसीक्यू रिलेटेड इंट्रापेरिटोनियल एक्सेसेस से ही, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस में चेंज आपको करके दे रहा हूं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ, मैं आईपी लिख रहा हूं यहाँ पे, आईपी मींस इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एक्सेस। तो इसके अंदर अगर मैं आपको चार ऑप्शंस दूं, चार ऑप्शंस में क्या, बिल्कुल जैसे आपने एनाटॉमी के अंदर स्पेसेस पढ़ी थी, जैसे आपको मैं दूं लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस, नंबर 2 पे मैं आपको दूं लेफ्ट सब हिपेटिक स्पेस, 3 पे बच्चे आपको दी जाए ऑप्शन राइट सब फ्रेनिक स्पेस, और 4th पे आपको ऑप्शन दी जाए राइट सब हिपेटिक स्पेस। तो इसके अंदर आपने मोस्ट कॉमन जो लोकेशन चूज करनी है दैट वुड ऑलवेज बी राइट सब हिपेटिक स्पेस, ठीक है, 4th ऑप्शन जो इसके हिसाब से बनता है। अगर आपको ये चारों दी जाएं तो फिर उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू भी आ चुका हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर, और जो मैंने आपको पहले बताया तो वो मैं सिर्फ इन सब फ्रेनिक सब हिपेटिक स्पेसेस की बात नहीं कर रहा था, डिफ्यूजली जितनी भी स्पेसेस होती हैं उनके ऑप्शंस की बात कर रहा था। उसके बाद बच्चे अगर आप आए एक और क्वेश्चन पे, अच्छा एक और बात बता दूं, लास्ट ईयर तो नहीं सर 2 साल पहले हमें एमसीक्यू आया था मैंने ऐसा एमसीक्यू पहले मतलब नहीं देखा पास्ट पेपर्स में, कि सिम्टोमेटोलॉजी वो पूछ रहे थे कि इस डिजीज की मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा, या इस डिजीज का मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा। तो हमें आया था कि मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डीवीटी इज, और वो काफी सारे बच्चों का गलत था। तो इसी हिसाब से अभी मैं डीवीटी को तो टच नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन सिम्टम आपको पता होना चाहिए पेल्विक एब्सेस का, ठीक है। तो काइंडली इसको नोट कर लीजिए कि पेल्विक एब्सेस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती है, नंबर 1, मैं 3 सिम्टम्स लिखवाऊंगा इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस जो उनकी इंसिडेंट्स है। नंबर 1 पे बच्चे आता है पेन के साथ बंदा प्रेजेंट करता है, नंबर 2 पे आता है डायरिया, एंड नंबर 3 पे आता है पैसेज ऑफ म्यूकस। तो मैं यहाँ पे सिर्फ म्यूकस लिख रहा हूँ, यानी कि स्टूल के अंदर म्यूकस का पैसेज होता है, और आप जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे आपको मेजॉरिटी के अंदर म्यूकस का एक हिंट मिली होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली पेल्विक एब्सेस है। उसके बाद बच्चे आप आ जाएं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हाई सीरम, मैं इसको सिर्फ ये लिख रहा हूँ SAAG, हाई सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट या ट्रांसुडेटिव एसाइटिस की। बच्चे बेसिकली आपको पता है ना कि एसाइटिस 2 तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांसुडेटिव, दूसरी होती है आपकी एक्सुडेटिव। हम उसके क्राइटेरिया में डिटेल में नहीं जाने लगे, दैट इज द टॉपिक ऑफ मेडिसिन, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हाई SAAG का वर्ड आएगा, हाई सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट का, तो उसका मतलब है कि वो एसाइटिस ट्रांसुडेटिव है, यानी कि प्रोटीन पुअर है, सेल पुअर है, ठीक है। और जब भी वर्ड आएगा लो SAAG का, तो उसका मतलब है वो एसाइटिस आपकी एक्सुडेटिव है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ट्रांसुडेटिव एसाइटिस की होती है बच्चे, ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा, सिरोसिस। आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ऑप्शन भी दिया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि 81% केसेस के अंदर सिरोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसुडेटिव एसाइटिस का। और अगर आप लोगों को फर्दर सिरोसिस फॉर एग्जांपल नहीं दिया हुआ, और अगर आपको ऑप्शंस भी दिया हुआ, देखें क्योंकि सिरोसिस की तो काफी सारी कॉजेज हैं, मैं 2 कॉमन कॉजेज की बात करता हूं, कि जैसे अगर आपको दिया है अल्कोहल, और दूसरा बच्चे आपको दिया हुआ है वायरसेस। तो आपने याद रखना है कि जो अल्कोहल है दैट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाई SAAG, यानी कि ट्रांसुडेटिव एसाइटिस की। दूसरा बच्चे आपका एमसीक्यू इसी के काउंटर पार्ट में जो बनता है दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो SAAG या एक्सुडेटिव एसाइटिस, इसकी कॉज क्या होती है। तो याद रखिएगा ये भी कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन है, तो लेकिन रॉबिन्स की पैथोलॉजी के अंदर इसके अलावा वॉशिंगटन मैनुअल में भी और बेले के अंदर इसका एग्जैक्ट जिक्र नहीं है, और जो मैंने कुछ रिसर्चेस भी देखी हैं तो इसके हिसाब से कंफर्म आंसर बनता है इसका मैलिग्नेंसीज, ठीक है।
अक्सर बच्चे इसके अंदर पायोजेनिक इन्फेक्शन और टीबी को मार्क कर देते हैं, लेकिन मैलिग्नेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्सुडेटिव एसएएजी। वैसे एक्सुडेटिव एसएएजी जो होती हैं वो इतनी कॉमन नहीं होती। दूसरी बात आपको यह बताता चलूं कि टीबी इसके अंदर आप लोग पहले से नहीं चूज करेंगे, क्योंकि अब वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है और खासतौर पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर टीबी को वक्त से पहले मतलब अप्रोप्रिएट टाइम पे डायग्नोज कर लिया जाता है। इतनी नौबत नहीं पहुंचती कि बंदे को प्लूरल एफ्यूजन उसकी हो जाए एक्सुडेटिव टाइप की, या फिर आप ये कह लें कि उसको एसाइटिस हो जाए, ट्यूबरकुलस। तो इसलिए टीबी जो है अब वो जरा लेस कॉमन कॉज बन गई है और मैलिग्नेंसी जो है वो मोर कॉमन कॉज बन गई है। उसके बाद बच्चे अगर आप आए तो देखें कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी पेरिटोनियल ट्यूमर कौन सा है। प्राइमरी पेरिटोनियल ट्यूमर, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने फोर्थ ईयर के अंदर बहुत एम्फेटिकली ये वाली बात पढ़ी थी कि जो प्लूरा होती हैं तो उनका मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर मीजोथेलियोमा, जो कि एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है। बिल्कुल उसी तरह पेरिटोनियल ट्यूमर भी जो मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है दैट इज बेसिकली मैलिग्नेंट मीजोथेलियोमा। और आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है थर्ड ईयर की नियोप्लेजिया के अंदर कि कौन से ऐसे 5 ट्यूमर हैं जिनके आखिर में ओमा 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 आता है, बट दे आर नॉट बिनाइन, दे आर मैलिग्नेंट, सो दे आर ग्लाइसेलिमैने। ये मैं आपको बताता हूँ किससे क्या क्या बनता है। जीएलआई से बनता है ग्लायोमा, एसई से बनता है सेमिनोमा, एलवाई से बनता है लिम्फोमा, एमई से बनता है मीजोथेलियोमा और एनई से बनता है न्यूरोब्लास्टोमा। ये 5 आपके ट्यूमर्स हैं जो कि ओमा में खत्म होते हैं, बट दे आर नॉट योर बिनाइन ट्यूमर्स। उसके ये मैंने आपको एडिशनल बात यहाँ पे बताई है। उसके बाद बच्चे आप आ जाएं कि मोस्ट कॉमन आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन क्या मिलती है एडहेजन्स की। आपने एडहेजन्स का वर्ड अक्सर सुना होगा सर्जरी के अंदर जो होती है। एडहेजन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैं अभी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन पे नहीं जाना चाह रहा, इसलिए अभी आप एडहेजन्स पे ही रहें। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है एडहेजन्स की बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, सर्जिकली और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत कॉमन होती है। तो दैट इज बेसिकली स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। बच्चे जितने भी आपको हैंडी पॉइंट्स अभी बताए हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको एमसीक्यू में आ सकता है, सो यू हैव टू रिमेंबर ईच वन ऑफ देम। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप लोग अपने सेपरेट इसके नोट्स बना लीजिए। अच्छा, तो अब आप लोग देखें बच्चे, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज क्या है ओमेंटल टॉर्शन की। ओमेंटल टॉर्शन बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी ओमेंटम ट्विस्ट अराउंड कर जाती है अराउंड एन एक्सिस, जिसकी वजह से ओमेंटम के अंदर जो भी छोटी मोटी ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, कैपिलरीज गुजर रही हैं, छोटे छोटे अगर कोई आर्टरियोल्स गुजर रहे हैं तो उनका वो बेसिकली ट्विस्ट करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी ओमेंटम को। और जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसका मतलब है हाइपोक्सिया होगा और लैक्टिक एसिडोसिस शुरू हो सकता है। तो टॉर्शन के सिनेरियोस के अंदर बच्चे पेन जो होता है वो प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है। तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज ऑफ ओमेंटल टॉर्शन इज इडियोपैथिक। मोस्ट कॉमन इसकी प्राइमरी कॉज जो होती है वो इडियोपैथिक होती है, ये हो जाती है और हमें नहीं पता चलता कि ये क्यों हुई है। उसके बाद बच्चे आप देखें नेक्स्ट एमसीक्यू कि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी कॉज क्या है ओमेंटल टॉर्शन की। तो ये भी एक एमसीक्यू बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास पेपर्स के अंदर आ चुका हुआ है, इसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। ओमेंटल टॉर्शन की सेकेंडरी कॉज में टॉप नॉच कॉज जो आती है दैट इज बेसिकली योर इंग्वाइनल हर्निया। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट्स कभी कभी ऐसे होता है कि इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल, आपने देखा होगा वार्ड्स में जाके कि इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट्स जो होते हैं वो पेन फ्री होते हैं, हालांकि उनको डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल के उन लोगों को कोई स्ट्रैंगुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन या सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन नहीं हुआ तब तक उनको हर्निया में पेन नहीं होता। लेकिन अगर इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट आपको नॉर्मली प्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मली इस तरह के जो आपको उसका मैस नजर आ रहा है हर्निया का, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक, उसके ऊपर कोई इरिथीमा नहीं है, उसके ऊपर कोई 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको विजिबल नहीं है, तो फिर आप उस केस के अंदर ओमेंटल टॉर्शन को सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये वाला डायग्नोस्टिक पॉइंट था, आपने माइंड में रखना है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि मोस्ट कॉमन मेसेंटेरिक सिस्ट जो होती है वो कौन सी होती है। मोस्ट कॉमन मेसेंटेरिक सिस्ट, इट इज अ वेरी वेरी ऑफ्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि काइलोलिम्फेटिक टाइप की जो सिस्ट होती है दैट इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेसेंटेरिक सिस्ट। और अब आपके माइंड में आएगा कि मेसेंटेरिक सिस्ट जो होती हैं वो और किस टाइप की होती हैं, तो बच्चे अभी हम लोग वो इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दी हो, काइलोलिम्फेटिक, एंटीरोजेनस, यूरोजेनिटल,
तो आप लोगों ने इसमें से हमेशा काइलो और साथ डर्मोइड भी दी जा सकती है, तो काइलो लिम्फेटिक ही हमेशा चूज करना है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आए तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है मीजेंटेरिक सिस्ट की। मैं यहाँ पे ये लिखवा रहा हूँ मोस्ट कॉमन मीजेंटेरिक सिस्ट प्रेजेंटेशन। ये साइन एंड सिम्टम्स का मैं एक और आपको एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ, पहले मैंने पेल्विक एक्सेस का लिखवाया था। तो याद रखिएगा कि मीजेंटेरिक सिस्ट हमेशा 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 मेजॉरिटी केसेस के अंदर पेनलेस एब्डोमिनल स्वेलिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करती है, पेनलेस एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आ जाएं तो आप देखें कि मोस्ट कॉमन बिनाइन मीजेंटेरिक ट्यूमर कौन सा है। मोस्ट कॉमन बिनाइन मीजेंटेरिक ट्यूमर कौन सा है, तो दैट इज बच्चे ये देखें कि मीजेंट्री का जो ट्यूमर होता है, मीजेंट्री के अंदर फैट भी आपको मिलता है, डिपोज टिश्यू भी मिलता है। तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इसका लाइपोमा ही बनता है, एंड इट इज वाकई में ही बिनाइन के इसके अगर थोड़ा सा स्वेल भी कर जाए तो आपको इतना डिस्कम्फर्ट इसकी वजह से फील नहीं होता, बिकॉज इट्स रबरी इनकंसिस्टेंसी अनलेस इट डेवलप्स ह्यूजली इन साइज। उसके बाद आप देखें कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट मीजेंटेरिक ट्यूमर कौन सा है, ये भी आपको आना चाहिए, मैलिग्नेंट मीजेंटेरिक ट्यूमर। तो बच्चे ये थोड़ा सा एटिपिकल ट्यूमर है। आपने एटिपिकल मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हालांकि हमें पता है कि जीआईटी के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स के मैसेज आपको बहुत जगहों पर मिलते हैं, खासतौर पे पायर पैचेस के फॉर्म में, लेकिन ये थोड़ी सी हट के बात है कि मीजेंटेरिक ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट दैट इज बेसिकली योर लिम्फोमा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आए तो मोस्ट कॉमन जो होता है एक आपने कंडीशन का नाम सुना होगा रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बिनाइन रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की, तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, और इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है बेसिकली दैट इज इडियोपैथिक। ये हमें नहीं पता चल सकी इतनी दफा भी, क्योंकि आप ये देखें कि काफी सारी ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जो कि करवा देती हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास कोई डेफिनेटिव या डॉक्टर्स के पास जो क्लिनिशियंस होते हैं उनके पास कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं आ सकता कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस किस वजह से हुआ है। उसके बाद बच्चे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए हैंडी पॉइंट, हम ऑलमोस्ट खत्म करने लगे अपने हैंडी पॉइंट्स को, कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सोस एब्सेस की। आप लोगों ने छोटे होने से फर्स्ट ईयर से लेके अब तक ये नाम सुना है सोस एब्सेस, सोस एब्सेस। तो याद रखिएगा कि सोस एब्सेस की मोस्ट कॉमन कॉज हमेशा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का इंफेक्शन होता है। और कहाँ का इंफेक्शन बच्चे, बेसिकली स्पाइन का फ्रैक्चर, यानी कि वर्टिब्री का फ्रैक्चर। आपको पता है कि पॉट्स डिजीज POTT' इज केरीज ऑफ स्पाइन। और दूसरी बात यह कि सोस मेजर जो मसल होता है उसका ओरिजिन भी आपके लंबर वर्टिब्रे से होता है, तो इसी वजह से ये स्पाइन, ये जो आपकी एक्सेस है, ये उस जगह से ट्रैक डाउन करके नीचे की तरफ आती है और आपके थाई में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज सोस एब्सेस की डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे जहां पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इतना प्रेवलेंट नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बेसिकली डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड है, वहां पे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो करवा सकें, तो दे आर बेसिकली इकोलाई एंड बैक्टीरियोइड। इन दोनों के अंदर भी प्रोपेंसिटी है, एफिनिटी है ये इन्फेक्शन या ये एक्सेस करवाने की। उसके बाद बच्चे हैंडी पॉइंट्स का आखिरी जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, कम से कम आपको 3 ड्रग्स के नाम लाजमी आने चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ क्लिनिशियन, सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम की हम लोग बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट हियर ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, हम आगे का भी सोचेंगे। तो बच्चे ये देखें कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस कॉज करवाती हैं। अगर किसी बच्चे की फार्मा अच्छी है तो उसको लाजमी याद होगा, हम लोगों ने पढ़ी थी एर्गट अल्कलॉइड्स, और एर्गट अल्कलॉइड्स के अंदर कॉमनली बच्चे जो आती है मोस्ट नोटोरियस ड्रग दैट इज बेसिकली मेथिसरजाइड, जिसको हम लोग बिल्कुल भी अब यूज नहीं करते, क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा रिपोर्टेड केसेस हैं कि जब पेशेंट ने ये यूज की तो उसके बाद उसको रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गया। नंबर 2 पे बच्चे अगर आप आ जाए तो डोपामीन के एगोनिस्ट के अंदर जो नोटोरियस ड्रग है दैट इज बेसिकली परगोलाइड के, बर्गोलिन कहते हैं, फैक्ट्स नहीं होते हैं, परगोलाइड के बहुत है। और उसके बाद बच्चे जो एनर्जेटिक है, जो कि अब इतनी कॉमनली तो नहीं यूज होती इसी वजह से, लेकिन आपको नाम आना चाहिए फेनएसिटिन। फेनएसिटिन बेसिकली एक एनर्जेटिक है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस को कॉज करवा सकती है। तो बच्चे ये थे हमारे आज के मोस्ट कॉमन रिलेटेड और आपको क्लिनिकली रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने बताने थे। अब हम लोग आते हैं बच्चे
कुछ डायग्राम्स के ऊपर। तो सब बच्चे वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी, तो वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी जो है बेले से ऊपर तो खैर कोई भी नहीं है आपके लेवल पे, लेकिन वॉशिंगटन मैनुअल के अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, और खास तौर पे किंग एडवर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए वो जरूरी है, क्योंकि उनको अक्सर प्रॉफ के अंदर वहां से क्वेश्चन कोई ना एक सवाल आया होता है, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट हैं। तो बच्चे इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है, अभी हम लोग का सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गया इमेज आवर कॉन्सेप्ट का, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजेस देखेंगे। मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आप लोग डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को नोट करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू जॉट डाउन एनीथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। अभी आप लोगों ने सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है और मेरा एरो मूव करते देखिए। बच्चे आप लोगों को याद है कि हमने जीआईटी की 3 डिविजन्स की हुई हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, जैसे वो डिराइव हुआ है, फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो फॉरगट कहां से कहां तक होता है बच्चे? ऑलमोस्ट आपके फेरिंग से लेके आपके ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक, ठीक है। और मिडगट कहां से होता है? ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से लेके ट्रांसवर्स कोलॉन के राइट 2/3 तक। और हाइंडगट कहां से कहां तक होता है बच्चे? ट्रांसवर्स कोलॉन के लेफ्ट 1/3 से लेके आगे डिस्टली एनस तक, ठीक है, बल्कि एनस से थोड़ा सा ऊपर ही कर लें हम। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये इसने 3 साइट्स बताई हैं कि कभी भी कोई पेशेंट आता है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, तो आपने क्या सोचना है कि इसको फॉरगट का कोई इसका विसरा या फॉरगट की ओरिजिन का पेन है। पेरिअम्बिलिकल पेन डिनोट करता है कि इस बंदे को मिडगट का पेन है। इसलिए बच्चे आप लोग ये बात माइंड में रखिए, आप लोगों को अब तक तो ये वाली बात पक्की पक्की याद हो जानी चाहिए कि अपेंडिसाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेन स्टार्ट में पेरिअम्बिलिकल रीजन में होता है, यानी कि अम्बिलिकस के अराउंड होता है। जब भी अभी इंशाल्लाह आप लोग हाउस जॉब में जाएंगे, सो यू आर गोइंग टू आस्क योर पेशेंट कि आपको अब दर्द जो है वो दूनी के इर्द गिर्द तो नहीं शुरू हुआ। अगर वो कहते हैं कि यस, तो आपने अपेंडिसाइटिस को लाजमी सोचना है एक दफा। तो पेरिअम्बिलिकल पेन, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो भी मिडगट का पार्ट है, तो पेरिअम्बिलिकल पेन उसकी एक कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद आप ये याद रखिए कि सुप्रा प्यूबिक पेन जो होता है वो हाइंड गट का पेन होता है और वो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है इसकी, ठीक है। आप यूरिनरी ब्लैडर, हाँ, जब भी प्यूबिक रीजन की बात होती है तो बच्चों के माइंड में फौरन फिल फॉर यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के अलावा भी कुछ सोचें, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाली जो पिक्चर है ये दिखाई है। अच्छा, अब बच्चे हम लोग सिस्टमैटिकली बेले की जो बॉक्सेस हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर जाएंगे, अभी हमारे पास इनफ टाइम है। सबसे पहले तो बच्चे आप ये देखें कि मैंने आप लोगों के लिए ये वाली जो है समरी बॉक्स, ये क्यों निकाला है बच्चे? इसलिए कि आपसे अक्सर वाइवा में फाइनल ईयर के बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉफ के हिसाब से होती है, और इवन बीइंग अ क्लिनिशियन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज योर हिस्ट्री। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक appropriate history from your patient, you will suffer in your own diagnosis। आप अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खो देंगे। अब आप ये देखें कि हिस्ट्री के अंदर खराबी क्या आती है हमारी बच्चे। हिस्ट्री के अंदर हमें हमारी खराबी ये आती है कि हम लोग बहुत ज्यादा लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हुआ था, नहीं हुआ था, कब हुआ था? नो, लेट द पेशेंट स्पीक। पहले आप पेशेंट को अपनी बात करने दें। एनीवन हु आस्क्स लीडिंग क्वेश्चन, या वो जो कि पेशेंट से कुछ भी नहीं पूछता, ही इज गोइंग टू बिकम अ वेरी पुअर डॉक्टर। लेकिन अगर आप लोग पेशेंट को बोलने देंगे, उसको बताने दें, वो जितनी भी बातें आपको बताने देना चाहता है एक लिमिटेड स्पैन के अंदर उसको बताने दें, उसकी बातों से आपको ऐसे ऐसे पॉइंटर्स और क्लूज मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे अपनी क्लिनिकल लाइफ में। अच्छा, अब इस बात को मैंने इससे क्यों कोरिलेट किया बच्चे? पर्पस ये है कि जब आपसे हिस्ट्री सुनी जाती है तो आपसे अक्सर किसी भी एक विसरा के रिलेटेड डिजीजेस के नाम पूछे जाते हैं कि इस ऑर्गन की डिजीजेस के बारे में बताएं, आपको क्या क्या पता है। तो बच्चे ये देखें कि बेसिकली आपका ये वाला समरी बॉक्स ये डिनोट कर रहा है कि पेरिटोनियम की डिजीजेस कौन कौन सी हैं, ओमेंटम की कौन सी हैं, मिजेंट्री की कौन सी हैं और रेट्रोपेरिटोनियम की कौन सी हैं। एक दफा मैं ब्रीफ हाइलाइट को दूंगा। इंट्रापेरिटोनियल डिजीजेस में बच्चे पेरिटोनाइटिस आता है, और पेरिटोनाइटिस बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अब बच्चे ये देखें कि बेले ने जो टर्शियरी पेरिटोनाइटिस है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ यहाँ पे ही कि बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है। आई होप माय व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू यू ऑल। तो बच्चे ये लिख लीजिए कि प्राइमरी पेरिटोनाइटिस की कॉजेस क्या है, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस की कॉजेस क्या है और टर्शियरी की कॉजेस क्या है। जो लायक बच्चे होंगे, जो अच्छा वाइवा देंगे, तो उनसे ये अक्सर पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि टर्शियरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो काइंडली नोट इट डाउन। मैं इसकी कॉजेस आपको लिखवाऊंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या होता है। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस जो होता है वो कॉमन होता है अल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा बच्चे मैं सिर्फ कॉमन कॉजेस आप लोगों को लिखवा रहा हूँ।
इसके अलावा आप ये देखें कि आपका कोई इनड्वेलिंग पेरिटोनियल कैथीटर अगर पड़ा हुआ है तो वो एक कॉमन कॉज बन सकती है, क्योंकि इट इज नीडेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेन। और तीसरी बच्चे आप ये रखें कि फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं फीमेल के अंदर प्राइमरी पेरिटोनाइटिस की अक्सर कॉज बन सकती हैं। बच्चे एक बात आपने और याद रखनी है कि हमने प्राइमरी इसको इस वजह से ये कहा है क्योंकि इस केस में प्राइमरी आपको पता है कि हम वर्ड यूज ही तब करते हैं जब हम लोग अक्सर औकात हमें कॉज का सही ना पता चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो मैंने आपको तीनों कॉजेस बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको प्राइमरी क्यों कहा है? बच्चे प्राइमरी इसको इसलिए कहा है कि ये हमारी थिंकिंग है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इस वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है, लेकिन इसके कोई कल्चरेबल एविडेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास इजीली नहीं आते, इसलिए हमने इसको प्राइमरी की कैटेगरी में रखा है। सेकेंडरी में बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी बंदे का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, दूसरा बच्चे किसी को ट्रॉमा हुआ है या फिर किसी बंदे को परफोरेशन हुई है गट की, तो फिर उसको सेकेंडरी होगा। अब आप लोग मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अक्सर औकात आपको ये सिनेरियो आता है प्रॉफ के अंदर कि एक बंदा है, थिन लीन है, उसकी बहुत पतला है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, कैफीन का इंटेक उसका बहुत ज्यादा है, ऊपर से स्मोकर है, तो अचानक उसका बीपी जो है वो गिर गया है, हाइपोटेंसिव हो गया है, शदीद किस्म का टैकिकार्डिया उसका हो गया और उसको एब्डोमिनल टेंडरनेस भी है और एब्डोमिनल गार्डिंग भी है। अब ये सारे साइन एंड सिम्टम्स तो पेरिटोनाइटिस के हैं बिल्कुल, लेकिन अब आप ये देखें कि उसने जो हिस्ट्री दी, अगर आप लोग डायग्नोसिस लिख के आते हैं पेरिटोनाइटिस, उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये तो बताया ही नहीं कि पेरिटोनाइटिस किस कॉज का है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कौन से वाला है। देखें बच्चे, उसकी हिस्ट्री में दिया हुआ है कि वो कैफीन बहुत ज्यादा लेता है, स्पाइसेस खाता है, सिगरेट पीता है, तो इस वजह से उसको शायद मोस्ट प्रोबेबली गट की परफोरेशन हुई है। तो इसलिए आप अपने डायग्नोसिस में कंप्लीट आंसर लिखेंगे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस ड्यू टू मोस्ट प्रोबेबल गट परफोरेशन। इस तरह का आप डायग्नोसिस लिखेंगे। आप लोग एक लाइन में डायग्नोसिस नहीं लिखेंगे, आप या मैं, हम दोनों, कोई बहुत बड़े क्लिनिशियंस नहीं बैठे हुए यहाँ पे जो लिख दें पेरिटोनाइटिस। वी हैव टू जॉट डाउन एवरीथिंग दैट वी नो। इसी तरह बच्चे, अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है, अक्सर औकात आपको वार्ड में हिस्ट्री लेने का कहा जाता है ऐसे पेशेंट की जो कि ऑपरेटेड होता है, तो अगर ऑपरेटेड पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है तो आप लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसको पेरिटोनाइटिस है, यू आर गोइंग टू से इट इज पोस्ट ऑफ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। ठीक हो गया? इसी तरह ट्रॉमा के पेशेंट को भी आप यही कहेंगे। मैंने इस पर बहुत ज्यादा फोकस इस वजह से किया क्योंकि ये सबसे ज्यादा गलत होने वाली चीज है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि टर्शियरी पेरिटोनाइटिस के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, काइंडली उसको नोट कर लीजिए, आपको उसका बेसिकली क्राइटेरियन ही पता चल जाएगा। परसिस्टेंस या रिकरेंस आफ्टर 48 hours of apparent resolution of प्राइमरी या सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। क्या मतलब है इस बात का? बच्चे, इस बात का ये मतलब है कि पहले तो उस बंदे को चाहे प्राइमरी वजह से था या चाहे सेकेंडरी वजह से था, जिस वजह से भी उसको पेरिटोनाइटिस था, उसको चाहिए था कि वो रिजॉल्व हो जाता जब आपने प्रॉपर इंटरवेंशन कर ली, लेकिन 48 आवर्स के बाद भी वो परसिस्ट कर रहा है, तो फिर ऐसे पेरिटोनाइटिस को हम लोग टर्शियरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ये वाली बात आपने याद रखनी है। कोई भी ऐसा पेरिटोनाइटिस जो कि 48 आवर से ज्यादा परसिस्ट करे आपके ऑपरेटिव ट्रीटमेंट या आपके मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद, तो उसको आप लोग टर्शियरी पेरिटोनाइटिस लेबल करेंगे। अब आपके इस लेक्चर का टाइम खत्म हुआ चाहता है, तो मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से वापस आइएगा। अल्लाह हाफिज।